एक छोटे से कस्बे रामनगर में दो बहनें अपनी माँ आशा देवी के साथ रहा करती थीं, सीता और गीता। सीता रंग रूप में कुछ खास नहीं थी, लेकिन हर काम में बहुत होशियार और पढ़ने में भी तेज थी। जबकि गीता वो बहुत सुंदर थी, लेकिन हर काम में फिसड्डी थी। उसे अपनी ब्यूटी का बहुत ज्यादा घमंड था। गीता अपना मेकअप करते हुए गुनगुना रही थी, सजना है मुझे सजना के लिए। पता है सीता, आज मुझे देखने के लिए शहर के सबसे अमीर घराने का हैंडसम लड़का मयंक आ रहा है। अरे वही मयंक जिसके फोटो अखबार में छपते हैं। बिजनेस टाइकून है वो। मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ ना, इसीलिए मेरी शादी उससे होगी। सीता मायूसी से कहती है, ठीक है बहन, बधाई हो। तभी गीता लिपस्टिक लगाते हुए बोली, तू तो है काली कलूटी। चल देखते हैं, तेरी शादी के लिए भी कोई नौकर चाकर होगा तो करवा दूंगी। सीता अपनी इंसल्ट महसूस करके आंसू बहाने लगती है। अरे सीता, मेहमान आते ही होंगे, चल मेरे साथ, पकवान बना ले जल्दी जल्दी। सीता ने ढेर सारे पकवान और डिशेस बनाकर अच्छे से सजा कर रखे। तब तक मयंक अपनी मम्मी उर्मिला देवी और पापा राजवीर और कजन संजय के साथ कार से आ गया। असल में उसकी माँ बहुत तेज तर्रार थी और घर में उनकी ही चलती थी। आशा देवी उन लोगों की आओ भगत करते हुए बोली, लीजिए ये जलेबी खाइए और ये गाजर का हलवा गीता ने खुद बनाया है। उर्मिला जान गई कि सीता ही सब कर पाती है। गीता को तो बस सजना संवरना ही आता है। उर्मिला देवी ने गीता से पूछा तो गीता हकलाते हुए बोली, वो मुझे तो पंडित जी ने बताया था कि लड़की सर्वगुण संपन्न है। मुझे अपने घर को चलाने के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए, सजावटी गुड़िया नहीं। मैं सीता के साथ मयंक की शादी कर सकती हूँ, गीता के साथ नहीं। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। ठीक है, आप सीता से शादी कर लीजिए। इसके लिए कोई दूसरा लड़का खोज लूंगी। ये संजय है, हमारी कंपनी में काम करता है। रंग रूप मयंक की तरह तो नहीं है, पर ठीक है, चाहो तो इसके साथ गीता की शादी कर दो। और हाँ, दोनों की शादी का खर्च मैं करूँगी। इस तरह से सीता की शादी एक कंपनी के मालिक मयंक से हुई और उसकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय से गीता की। दोनों अपने अपने ससुराल पहुंच गई। ये घमंडी गीता की तगड़ी हार थी। गीता गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, अरे वो काली कलूटी सीता उतने बड़े बंगले की मालकिन बन गई। उस सन की बुढ़िया की बदौलत मैं इस छोटे से कमरे में पड़ी हूँ। जब तक मैं सीता को मिट्टी में नहीं मिला देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ, अब उसने संजय को भड़काना शुरू कर दिया। मैनेजर के साथ मिलकर सब काम तो तुम ही करते हो और मयंक के सगे चचेरे भाई भी हो। वो तुम पर विश्वास भी बहुत करता है, तो तुम इस छोटे से कमरे में पड़े पड़े क्यों सड़ रही हो? कुछ करते क्यों नहीं? उसके विश्वास का फायदा उठाओ। तो क्या मैं उसके साथ धोखा करूं? तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन गीता के बार बार समझाने से संजय के दिमाग में भी बेईमानी की बात घुस गई। वो मैनेजर के साथ मिलकर फाइलों में मयंक के साइन करवाता रहा। मयंक आंख बंद करके साइन करता था। उसी के साथ साथ एक दिन संजय ने उसकी प्रॉपर्टी के कागज तैयार करके उस फाइल में भी साइन करवा लिए। और फिर एक दिन उसने मयंक से कहा, अब तुम्हारा इस कंपनी में कोई काम नहीं है, इसलिए बंगला और कंपनी को खाली करके यहाँ से निकल जाओ। क्या क्या बकवास कर रहे हो? संजय कागज दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये कंपनी और बंगला तुमने हमारे नाम किया है। ये सुनकर मयंक तो सदमे में आ गया, लेकिन यही हकीकत थी। अब सीता, मयंक और उर्मिला देवी को सब कुछ छोड़कर एक छोटे से किराए के मकान में आना पड़ा। सीता ने मयंक से कहा, सुनिए जी, मैंने पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी सीखी थी, तो क्यों ना मैं एक छोटा सा टेलरिंग सेंटर खोल लूं? माँ की तबीयत भी अब ज्यादा ठीक नहीं रहती, तो मैं घर पर रहकर उनका सहारा भी बनी रहूंगी और 2 पैसे भी आएंगे।
समय बीतता गया। दोनों बहनों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक दिन गीता अचानक कस्बे में आई। उसने सीता के छोटे से सेंटर को देखा। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, एक पंखा जो जोर से किट किट करके चलता था। वो ठहाका मार कर जोर से हंसी और बोली, अरे काली कलूटी, तू अपनी असली जगह पर आ गई ना। और वो बुढ़िया क्या कहती थी कि घर चलाने वाली लड़की चाहिए। अब देख मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ पर है। यही रह गई ना, कुछ बड़ा करने की नहीं सोची। बड़ा तो वो होता है दीदी जिसमें मेहनत और संतोष हो। मेहनत से जिंदगी नहीं बदलती, पैसों से बदलती है। सीता का मजाक बनाकर फिर वो अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर शहर वापस लौट गई। कुछ महीनों बाद कस्बे के स्कूल में एक फैशन डिजाइन प्रतियोगिता रखी गई। इसमें गांव की लड़कियों को पारंपरिक परिधान डिजाइन करके दिखाना था। सीता को जैसे ही पता चला, उसने अपनी शिष्याओं के साथ मिलकर तैयारी करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करने लगी। वहीं गीता को भी ये खबर लगी, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। मेरा ब्रांड है, सोर्स है, डिजाइनर है, पैसा है। कंपटीशन के दिन गीता शहर से बड़े बड़े पोस्टर और मॉडल्स के साथ आई। लोग उसकी तैयारी देखकर दंग रह गए। वहीं सीता के पास सिर्फ 4 लड़कियां थी जो गांव की सादगी और परंपरा को अपने कपड़ों में उतार रही थी। भीड़ ज्यादातर गीता के स्टॉल पर जमा थी। तभी गीता घमंड में ऐंठ कर बोली, अब समझ में आया कि असली टैलेंट क्या होता है। सीता, तुझे तो मेरी नौकर बन जाना चाहिए। सीता चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसम्मान की एक गहराई थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी टीम के साथ तैयारियों में लगी रही। शाम को जब जजेस ने फैसला सुनाया तो सभी हैरान रह गए। कंपटीशन का पहला स्थान सीता की टीम को मिला। उनके डिजाइन्स में लीक से हटकर ग्रामीण कला की सजीव आत्मा थी, जो शहर की चमक धमक से कहीं ज्यादा आकर्षक थी। मीडिया में खबर आई, गांव की लड़की ने शहर के डिजाइनर को पीछे छोड़ा। अब सीता हर जगह छा गई। ये सुनते ही गीता बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो काली कलूटी बहन जो मिट्टी की दीवारों में सिलाई करती थी मुझे हरा सकती है। गीता को एक तगड़ा झटका लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। प्रतियोगिता के बाद दोनों बहनों की फिर से मुलाकात हुई। गीता ने बड़े गुस्से में कहा, क्यों रे कलूटी, तूने धोखा दिया होगा। जरूर कोई चालाकी की होगी। ऐसा हुनर तेरे पास नहीं हो सकता। सीता ने पहली बार थोड़ी सख्ती से जवाब दिया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया दीदी, बस तुम्हारे घमंड ने तुम्हें देखने नहीं दिया कि छोटे हाथों में भी बड़ी कला हो सकती है। गीता को बात चुप गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो शहर लौट गई, लेकिन उसके दिल में खटास भर गई। संजय को जब एक साथ फ्री का सब कुछ मिला तो उससे ये सब हजम नहीं हुआ। वो सब कारोबार मैनेजर को सौंपकर खुद आवारगी करने लगा। एक दिन संजय आकर बोला, गीता, अब हम कहीं के नहीं रहे। जिस मैनेजर के साथ मिलकर मैंने मयंक को धोखा दिया, उसी ने अंदर ही अंदर घोटाला करके मुझे धोखा दे दिया है। हमारी कंपनी अब दिवालिया घोषित हो गई है। गीता को जोर का सदमा लगा और वो रोते हुए बोली, हाय ये सब हमारे कर्मों का फल है। मैंने अपनी बहन के साथ गलत व्यवहार किया, उसे बहुत सताया, उसे धोखा दिया। उसी का बदला मुझे ऊपर वाले ने दिया है। अब मैं जाकर उससे माफी मांगूंगी, तभी शायद ऊपर वाला हमें क्षमा करे। अब संजय और गीता भी सड़क पर आ गए। जिन दोस्तों को वो अपने सबसे करीबी समझते थे, सबने मुंह मोड़ लिया। एक दिन गीता थकी हारी टूटी हुई हालत में रामनगर वापस लौटी, उसी गाड़ी से जो अब पुरानी हो चुकी थी।
माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन सीता ने अपने छोटे से सेंटर को अब एक बहुत बड़े महिला सशक्तिकरण केंद्र में बदल लिया था। उसकी कमाई लाखों में होती थी। गीता की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप सेंटर के बाहर खड़ी रही। सीता ने उसे देखा, बिना कुछ कहे उसे अंदर बुला लिया, एक कप चाय दी और बोली, घर आ गई दीदी। गीता फूट फूट कर रो पड़ी। मैं हार गई सीता, हार गई। मेरा घमंड मुझे खा गया। मैं हमेशा सोचती रही कि पैसे से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन असली सुख, असली सम्मान तो अपने काम, अपनी सच्चाई से मिलता है, जो तेरे पास हमेशा था। सीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर चाहो तो यहाँ हमारे साथ फिर से शुरुआत कर सकती हो। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। उस दिन गीता की समझ में आया कि सम्मान, सफलता और संतोष सिर्फ अमीरी में नहीं छुपे होते। एक छोटी बहन जिसे वो हमेशा कमजोर समझती थी, उसी ने आज उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उसी ने आज उसको काम दिया और रोजी रोटी। ये कहानी है नागिनों की दुनिया की। उस दुनिया में अनीका, कनिका और राधिका नाम की 3 नागिन बहनें रहती थीं। वो तीनों एक साथ बहुत खुश रहती थीं। नागिन लोक में सभी नागिन आपस में एक दूसरे की मदद किया करती थी। वो तीनों नागिन बहनें दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और इच्छाधारी नागिन होने के कारण वो हर किसी का रूप भी धारण कर सकती थी। अनीका नागिन उन तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी, इसीलिए कनिका नागिन और राधिका नागिन भी हमेशा उसकी बातें सुना करती थी। ऐसे ही एक दिन वो तीनों बहनें नागिन नगरी में घूम रही थी। तभी राधिका नागिन अनीका नागिन से कहती है, दीदी, कितने दिनों से हमने कुछ अच्छा नहीं खाया है। मैंने सुना है पृथ्वी के लोग बहुत अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। मुझे भी वैसा ही खाने का मन कर रहा है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? हमें वैसा खाना कहाँ मिलेगा? तुझे पता है ना, नागिनों की नगरी में बस सादा खाना ही मिलता है। लेकिन राधिका, हमें सब नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो वो तुझे गलत समझेंगे। ये कहकर अनीका और कनिका नागिन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी राधिका नागिन जिद करती रहती है। ये देखकर अनीका नागिन भी मान जाती है और उनसे कहती है, ठीक है, लेकिन हमें अगर वैसा खाना खाना है तो हमें पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, लेकिन हम ये किसी को नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम ऐसे वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ के लोग तो हमें पहचान जाएंगे और अगर ये बात नाग रानी को पता चल गई तो वो हमें इस नगरी में कभी भी वापस नहीं आने देंगी। हम एक काम करते हैं, इंसानों के रूप धारण करके वहाँ पर जाते हैं, फिर वहाँ हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। कुछ देर बाद वो तीनों नागिन बहनें इंसानों का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आ गयी। पृथ्वी लोक आकर वो लोग यहाँ वहाँ घूमने लगी। तब उन्हें वहाँ पर एक औरत की फास्ट फूड की दुकान दिखाई देती है। वो देखो, वहाँ पर शायद कुछ खाने पीने की दुकान है। हम वहाँ जाकर देखते हैं। राधिका नागिन की बात सुनकर वो तीनों नागिन बहनें उस दुकान में चली जाती हैं और वहाँ जाकर देखती हैं उस दुकान में बहुत सारे टेस्टी टेस्टी खाने रखे हुए हैं। ये देखकर राधिका नागिन अनीका नागिन से कहती है, ये खाने कितने सुंदर है, मुझे ये खाना है, मुझे आप ये ला कर दीजिए दीदी। फिर अनीका नागिन उस दुकान की मालकिन से पिज्जा बर्गर मांगती है और तीनों वहाँ पर बैठकर खाने लगती हैं। पिज्जा बर्गर खाकर जैसे ही वो लोग उस दुकान से बाहर निकलने वाली होती हैं, तभी उस दुकानदार आंटी ने उन सभी को रोक लिया और उनसे कहा, अरे, तुम लोग बिना पैसे दिए कहाँ जा रही हो? मुझे मेरे पैसे देकर जाओ। हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ तो खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता। चुप कर भिखारी, तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। अब चुपचाप मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम तीनों को यहाँ बांध कर रखूंगी। ये पैसे क्या होते हैं? हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ सोने के सिक्के हैं। ये मैं आपको दे सकती हूँ। क्या आप हम लोग को तब छोड़ देंगी?
ये कहकर अनिका नागिन एक थैली से उनको कुछ सोने के सिक्के निकाल कर देती है। वो सोने के सिक्के देखकर उस दुकानदार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोने के सिक्के उस औरत को देकर वो सभी वहाँ से वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद राधिका नागिन फिर से अकेली ही उस दुकान में जाने लगती है और वो अपनी दोनों बहनों को भी इस बारे में नहीं बताती है। वो रोज उस दुकान में आकर पिज्जा और बर्गर खाती है और उस औरत को एक सोने का सिक्का देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही उस औरत का लालच और भी बढ़ जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, मुझे लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है। इनके पास इतने सोने के सिक्के कहाँ से आते हैं? अगर मुझे इनके सारे सोने के सिक्के एक साथ मिल जाएं, तो मैं अमीर हो जाऊंगी। आज मैं इसका पीछा करती हूँ। ये सोचकर जैसे ही राधिका नागिन उस दुकान से बाहर गई, तो वो औरत राधिका नागिन का पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा राधिका अपनी नागिन के रूप में आ गई है और अचानक से वो वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर वो औरत हैरान हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अरे ये तो इच्छाधारी नागिन है। मैंने तो इनके बारे में सुना है। इनके पास तो बहुत खजाने रहते हैं। अगले दिन मुझे इसे कैसे न कैसे वो सारे खजाने छीनकर लेने ही पड़ेंगे। ये सोचकर वो औरत वहाँ से चली गई। अगले दिन राधिका नागिन जब फिर से उस दुकान में आई पिज्जा बर्गर खाने के लिए, तब उस औरत ने उसको पकड़ लिया और उससे कहा, मुझे पता है तू एक इच्छाधारी नागिन है और तेरे पास बहुत सारे हीरे और सोने का भंडार है। मुझे जल्दी से वो दे दे, नहीं तो मैं सबको तेरे बारे में बता दूंगी और वो तेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, आप मेरे बारे में किसी को मत बताना और मेरे पास कोई खजाना नहीं है, सब नाग रानी के पास है। मुझे वो सब नहीं पता। तो मुझे वो सारे खजाने ला कर देगी, नहीं तो मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूँगी। ये कहकर वो औरत राधिका नागिन के सर से उसकी नागमणि निकाल कर अपने पास रख लेती है और उससे फिर से कहती है, अब ये मेरे पास ही रहेगी। जब तक तू मुझे वो खजाने नहीं ला कर देगी, तब तक मैं ये तुझे वापस नहीं करूँगी। ये सुनकर राधिका नागिन जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए वो नाग नगरी में वापस चली जाती है। वो वहाँ जाकर सबसे छुप छुप कर रहने लगती है। वो अपनी बहनों से भी बात नहीं कर रही थी। फिर वो अपने कमरे में जाकर रोते हुए कहती है, आज मुझे कैसे भी करके रानी माँ के कमरे से वो खजाने चुराने ही पड़ेंगे। अगर मेरी बहनों ने देख लिया कि मेरे पास मनी नहीं है, तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा। उधर राधिका नागिन का ऐसा बर्ताव देखकर अनिका नागिन कनिका नागिन से कहती है, मुझे लगता है राधिका कोई मुसीबत में है और वो हमसे कुछ छुपा रही है। हमें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, आप सही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो हमसे भी बात नहीं कर रही है और वो रोज कहीं छुपकर जाती भी है। उस दिन रात को राधिका नागिन खजाने चुराने के लिए रानी के कमरे में आ जाती है। तब उसकी दोनों बहनें अनिका और कनिका नागिन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती हैं। जब उन्होंने राधिका नागिन को चोरी करते हुए देखा, तब कनिका नागिन अनिका नागिन से कहती है, चलो हम इसे अभी पकड़ लेते हैं, नहीं तो वो सारे खजाने चोरी कर लेगी। नहीं, मुझे लगता है कोई राधिका से ये सब करवा रहा है। हम इसे पहले उसके पास पहुंचने देते हैं, फिर हम दोनों को ही पकड़ लेंगे। वो दोनों ये सोचकर इंतजार करने लगती हैं। तभी राधिका नागिन वो सारे खजाने चुरा कर बाहर आ गई। फिर बाहर आकर वो सारा खजाना लेकर पृथ्वी लोक चली गई। अनिका और कनिका नागिन भी उसके पीछे पीछे पृथ्वी लोक पहुँच गयी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि राधिका वो खजाना लेकर उसी पिज्जा बर्गर की दुकान के अंदर गई और जाकर उस औरत से कहने लगी, ये लीजिए, मैं सारा खजाना लेकर आ गई हूँ। आप मुझे मेरी मनी अब वापस कर दीजिए। ये सुनकर वो औरत सारे खजाने अपने पास रख लेती है और फिर राधिका नागिन को एक जाल में बांधकर कैद कर लेती है। तुझे क्या लगा मैं तुझे जाने दूंगी? आज से तू यही रहेगी और मैं जो कहूँगी तो वही करेगी। ये सब देखकर अनिका और कनिका नागिन को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से उस औरत के ऊपर छोटे छोटे सांप छोड़ दिए। ये देखकर वो औरत बहुत डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर उन्होंने राधिका नागिन को उस जाल से बाहर निकाला और उस औरत से कहा,
तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे? आज से ये सारे सांप तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुझे कभी भी सोने नहीं देंगे। यही तेरी सजा है। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें सब कुछ पता है। अब वो खजाना ले जाकर हमें रानी माँ को वापस देना पड़ेगा। फिर वो तुम्हें जो भी सजा देंगी वो तुम्हें माननी पड़ेगी। ये कहकर वो राधिका नागिन को लेकर रानी के पास जाती है और उनको वो खजाना वापस कर देती है। रानी माँ उस गलती के लिए राधिका नागिन को माफ कर देती है और वो तीनों बहनें फिर से एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।